ये बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहाँ की प्रजा सुखी और निश्चिंत जीवन व्यतीत करती थी। इसका श्रेय वहाँ के न्यायप्रिय और परोपकारी राजा महाराज वीर प्रताप को जाता था। वो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे और उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। महाराज वीर प्रताप की एक सुंदर और गुणी पुत्री थी, जिसका नाम था राजकुमारी चंद्रवती। प्रजा उन्हें स्नेह से राजकुमारी चंद्रा कहकर पुकारती थी। चंद्रा का हृदय अपने पिता की तरह दयालु था। वो जरूरतमंदों की सहायता करने में अपार आनंद महसूस करती थी। ऐसे ही एक दिन पिताजी, मैंने एक विचार किया है। क्यों ना मैं वेश बदलकर अपने राज्य में घूमने जाऊं। मैं अपनी प्रजा से मिलूंगी, देखूंगी कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और यदि किसी को जरूरत हो तो उनकी थोड़ी बहुत सहायता भी कर दूंगी। कृपया पिताजी मना मत कीजिएगा। अरे मेरी प्रिय राजकुमारी, हमारी प्रजा हम पर अटूट विश्वास रखती है। अरे तुम्हें भेष बदलकर जाने की क्या आवश्यकता है? और वैसे भी अभी तुम 18 वर्ष की नहीं हुई हो। मेरी राजकुमारी, तुम्हें तो पता ही है ना कि महल के बाहर जाने की अनुमति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपना 18वां वर्ष पूरा कर लोगे, है ना? मुझे पता था पिताजी कि आप मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, लेकिन पिताजी, मैं अब इस महल की 4 दीवारी में बंद कर परेशान हो चुकी हूँ। मुझे यहाँ और नहीं रहना। इतना कहकर राजकुमारी चंद्रा नाराजगी भरे कदमों से अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। उसे जाते हुए देख महाराज वीर प्रताप एक गहरी सांस लेते हैं, लेकिन कुछ कह या कर नहीं पाते। हाँ, अब जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं खुद हूँ। अगर राजकुमारी के जन्म के समय मैंने अपनी राजगद्दी उस जादूगर को सौंप दी होती तो शायद आज मेरी बेटी और मैं हमेशा खुश रहते और महारानी भी हमारे साथ होती। लेकिन फिर भी शायद यही मेरी प्रजा के हित में सही निर्णय था। अगर वो जादूगर राजा बनता तो मेरे इस सुखी और समृद्ध राज्य को भी अपने अंधकारमय राज्य की तरह नर्क बना देता। हाँ। इतना सोचकर महाराज वीर प्रताप एक गहरी सांस लेते हैं और थके हुए कदमों से अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं, ताकि कुछ समय के लिए आराम कर सकें। इसी तरह समय बीतता गया। दिन महीनों में बदलने लगे और महल में सब कुछ सामान्य चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन आपने इजाजत नहीं दी। फिर भी मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने राज्य के लोगों को महल में बुलाकर उन्हें भोजन कराऊंगी और उनकी थोड़ी बहुत सहायता भी करूंगी। हाँ हाँ हाँ। अरे मेरी प्यारी राजकुमारी, मैंने तुम्हें ऐसा करने से कब रोका है? अरे ये तो बहुत ही शुभ कार्य है। मैं अभी अपने मंत्रियों को आदेश देता हूँ कि वो इस बात की घोषणा पूरे राज्य में करवा दें। इतना कहकर महाराज वीर प्रताप ने आयोजन की तैयारियों का हुक्म देते हुए अपने मंत्रिमंडल को आदेश जारी किया कि राज्य के हर कोने में इस भव्य समारोह की तैयारियां की जाएं। मंत्री जी, पूरे राज्य में यह सूचना फैला दीजिए कि कल महल में एक विशेष भव्य दावत आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी नागरिकों को आमंत्रित किया जाता है। महाराज के आदेश सुनते ही मंत्री ने तुरंत निर्देश दिया कि ये सूचना राज्य के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाई जाए। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों, कल राजकुमारी ने सभी को राजमहल में एक भव्य दावत के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही
आने वाले मेहमानों को विशेष उपहार भी प्रदान किए जाएंगे। ध्यान से सुनो सभी गांव वालों, और समय पर पहुंचो। अरे वाह 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 कल तो भैया मजा आ जाएगा। राजकुमारी ने सभी को दावत का निमंत्रण जो दिया है, क्यों? अरे हाँ हाँ बिल्कुल भाई, हमारी राजकुमारी वाकई में नेक दिल और महान है। उन्हें गरीबों की मदद करने में कोई हिचक नहीं होती है, देख लो भला। वहीं कई अन्य राज्यों की राजकुमारियां तो हम जैसे आम लोगों के करीब आने से भी कतराती हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, राजकुमारी वाकई में नेक दिल है। राज्य के हर कोने में राजकुमारी चंद्रा की प्रशंसा की बातें फैल गई थीं। हर किसी ने उसकी दयालुता और उदारता की सराहना की। ऐसे ही एक गांव में एक मेहनती लड़का अपनी माँ के साथ रहता था, जिसका नाम नरेश था। नरेश का दिल बेहद साफ था और उसे भी लोगों की मदद करने में अपार आनंद मिलता था। हालांकि नरेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके पास जो भी था उसी में से वो बिना किसी हिचक के दूसरों की सहायता कर देता था। माँ, तुमने सुना? अरे कल राजकुमारी चंद्रा ने महल में एक भव्य दावत का निमंत्रण दिया है, जहां सभी गांव वासियों को उनके उदार हृदय का अनुभव कराने के लिए आमंत्रित किया गया है। और माँ, मुझे यकीन है कि इस समारोह में हम सभी को न केवल स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियों का अद्भुत संगम भी देखने को मिलेगा। हाँ नरेश, मैंने सुना है कि राजकुमारी ने दावत के साथ साथ तोहफा भी देने का आदेश दिया है। इस बार तुम भी वहां जरूर जाओ, क्योंकि इतने दिन से तुमने कुछ ढंग से खाया पिया भी नहीं है। थोड़ी राहत भी मिल जाएगी और परिवार की भी खुशहाली होगी। हाँ माँ, मैं तो जरूर जाऊंगा इस बार। हाँ इतना कहकर नरेश अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाता है। खेतों में मेहनत करता है, पशुओं की देखभाल करता है और गांव के अन्य कामों में हाथ बटाता है। दिन भर की मेहनत के बाद जब सूरज ढलने लगता है और आसमान में तारे झिलमिलाने लगते हैं, तब नरेश थका मांदा अपने घर लौटता है। उसकी माँ पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है और जैसे ही नरेश दरवाजे पर कदम रखता है, माँ मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। जा बेटा, पहले हाथ मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना परोस कर लाती हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद तुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए। जी माँ, आप खाना लाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर नरेश हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है, जबकि उसकी माँ रसोई में जाकर प्यार से उसके लिए खाना परोस कर लाती है। कुछ ही देर बाद दोनों माँ बेटे साथ बैठकर स्नेह भरे माहौल में खाना खाते हैं। खाने के बाद दोनों थकान भरे दिन के बाद थोड़ा आराम करने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। महल में होने वाले आयोजन की उत्सुकता नरेश के मन में बनी रहती है और धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो जाता है। अरे नरेश, अब कितना सोएगा? उठ जा, तुझे राजमहल भी तो जाना है। माँ, मैं बस उठ ही रहा था, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। और हाँ माँ, आज तुम खाना मत बनाना, मैं महल से तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आऊंगा, है ना? हाँ ठीक है, क्यों नहीं। वैसे नरेश, मैंने सुना है कि राजकुमारी चंद्रा बहुत ही खूबसूरत है। जरा ध्यान से देखना और वापस आकर मुझे भी बताना कि वो सच में कितनी सुंदर दिखती है। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? अब कहाँ वो राजकुमारी और कहाँ मैं? भला वो मेरे सामने क्यों आएंगी? हाँ मैं जाता हूँ। इतना कहकर नरेश महल जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके मन में ये ख्याल अब बार बार आ रहा था। क्या सच में राजकुमारी चंद्रा इतनी खूबसूरत है जितना लोग कहते हैं?
चलो शायद आज महल में उनके दर्शन भी हो जाए। हाँ हाँ। इतना सोचकर नरेश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है और वो तेजी से तैयार होकर महल की ओर चल पड़ता है। उसके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी। हाँ चलो, आखिरकार महल आ ही गया। अब अंदर जाकर देखते हैं, शायद मेरी किस्मत आज चमक ही जाए। चलो। इतना सोचकर नरेश महल के भव्य दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। महल को रंग बिरंगे फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था। हर ओर रोशनी की जगमगाहट थी और दीवारों पर सुनहरी झालरें लटक रही थीं, जो महल की भव्यता को और बढ़ा रही थीं। वाह 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 वाह, क्या स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है। तरह तरह के पकवानों की महक से तो मन बस ललचा रहा है। आहा, आज तो मजा आ जाएगा। इतना कहकर नरेश भोजन के लिए बैठ जाता है। कुछ ही देर में उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान परोसे जाते हैं। नरेश सभी लोगों के साथ बैठकर आनंद पूर्वक भोजन करता है। कुछ समय बाद दावत का समापन होता है और तभी महाराज वीर प्रताप और राजकुमारी चंद्रा पधार रहे हैं। राजकुमारी चंद्रा और महाराज वीर प्रताप के आगमन की खबर मिलते ही सभी लोग सम्मान पूर्वक एक स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। तभी महाराज वीर प्रताप प्रवेश करते हैं और अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, हाँ, तो मेरे सभी राज्यवासियों, आशा है कि आप सबने तृप्त होकर भोजन किया होगा। मैंने पूरी कोशिश की थी कि किसी को कोई भी असुविधा ना हो, और इसी शुभ अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं, जिससे सभी को अत्यंत हर्ष होगा। आज से लगभग 15 दिनों के बाद राजकुमारी 18 वर्ष की हो जाएंगी और उसके ऊपर दिया गया श्राप भी समाप्त हो जाएगा, और उसी क्षण से मैं अपना संपूर्ण राजपाट राजकुमारी चंद्रा को सौंप दूंगा। महाराज वीर प्रताप ने अभी इतना कहा ही था कि तभी महल के बीचों बीच एक घने काले धुएं का गुबार उठने लगा। चारों ओर अंधेरा सा छा गया और तभी एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। क्या सोचा वीर प्रताप, मेरे रहते हुए इस गद्दी पर कोई और यूं ही बैठ जाएगा क्या? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जैसे ही वो रहस्यमयी आवाज शांत होती है, महल में फैला घना अंधकार छंटने लगता है और सभी को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन तभी दरबार में हड़कंप मच जाता है। राजकुमारी चंद्रा अपने सिंहासन से गायब हो चुकी थी। ये देख महाराज वीर प्रताप घबराकर उठ खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलकने लगती हैं और महल के चारों ओर भय और सन्नाटा छा जाता है। हाँ, राजकुमारी, राजकुमारी आप कहाँ गई? राजकुमारी! जादूगर खंडाला वही दुष्ट जादूगर था जिसने वर्षों पहले राजकुमारी चंद्रा को श्राप दिया था। अब जब उसे राजकुमारी के राज्याभिषेक की घोषणा सुनाई दी तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया और महल पर अपने काले जादू का प्रयोग करके राजकुमारी का अपहरण कर लिया। मंत्री जी, तुरंत युद्ध की तैयारी करो। हम उस दुष्ट जादूगर खंडाल के चंगुल से अपनी राजकुमारी को किसी भी कीमत पर वापस लाएंगे। महाराज, कृपया करके धैर्य रखिए। हमें सोच समझकर निर्णय लेना होगा।
हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि सीधे जादूगर खंडाल से युद्ध करके उसे परास्त कर सकें। ये आप मत भूलिए महाराज। हाँ, तो अब हम क्या करें? यूं ही हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें जबकि मेरी पुत्री उसके कैद में है? क्या करें? नहीं 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 महाराज, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम सीधे युद्ध में जादूगर खंडाल को नहीं हरा सकते हैं, यह सत्य है। हमें पहले एक जासूस को उसके महल में भेजना होगा ताकि राजकुमारी को बचाया जा सके। अरे लेकिन ये हिम्मत दिखाएगा कौन? ऐसा कौन है जो अकेले जादूगर खंडाल से टकराने और उस खतरनाक जंगल को पार करने का साहस करेगा? कौन राजकुमारी को सुरक्षित वापस ला सकेगा? कौन? महाराज वीर प्रताप की बात सुनकर इस बार मंत्री भी निरुत्तर हो गए। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए कि आखिर कौन इस असंभव कार्य को पूरा कर सकता है। मैं जाऊंगा। मैं राजकुमारी चंद्रा को बचाने के लिए तैयार हूं। इस आवाज को सुनते ही दरबार में बैठे सभी लोगों का ध्यान नरेश की ओर चला जाता है। सभी आश्चर्य और उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगते हैं। हाँ महाराज, मैं जाऊंगा राजकुमारी चंद्रा को बचाने। बस मेरी आपसे एक विनती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो कृपया मेरी मां का ख्याल रखें, क्योंकि इस दुनिया में मेरे अलावा उनका कोई नहीं है और उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारी मां का पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम्हें किसी भी हाल में मेरी बेटी को सुरक्षित वापस लाना होगा। और यदि तुम यह साहसिक कार्य पूरा कर लेते हो तो हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी चंद्रा से करा देंगे। महाराज वीर प्रताप की बात सुनकर नरेश ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बिना समय गंवाए वहां से निकल पड़ा। ओ बाप रे बाप, हे भगवान, ये कितना विशाल और डरावना जंगल है। यहां के वृक्ष कितने रौद्र और भयानक लग रहे हैं। क्या मैं सच में इस जंगल को पार कर पाऊंगा? हाँ। नरेश अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे पास से एक गुजरती हुई आवाज सुनाई दी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब जादूगर खंडाल का अंत निश्चित है। साधु की रहस्यमयी बात सुनकर नरेश चौंक जाता है। वो बिना समय गंवाए उनके पास जाता है और उत्सुकता से पूछता है, बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और आप कैसे कह सकते हैं कि जादूगर खंडाल अब मरने वाला है? हाँ लड़के, तुमने बिल्कुल सही सुना। जादूगर खंडाल का अंत अब निश्चित है और वो तुम्हारे ही हाथों मरेगा। लेकिन बाबा, आपको कैसे पता कि मैं जादूगर खंडाल को हराने के लिए आया हूं? और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि मैं ही उसकी मृत्यु का कारण बनूंगा? मतलब उसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी हुई है। ये सब ऊपर वाले की योजना है वत्स। तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम ही उस दुष्ट खंडाल का अंत करोगे और सभी को उसके भय से मुक्ति दिलाओगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी अपने विचारों को बदलना मत और अपने मन में दयालुता का भाव बनाए रखना। सदा दूसरों की मदद करना, अन्यथा तुम्हें इसका भारी पश्चाताप करना पड़ सकता है। जी साधु बाबा, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा और हमेशा सभी की मदद करूंगा। साधु बाबा की बात सुनकर नरेश के मन में एक नई आशा की किरण जाग उठी। उसका डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसने आत्मविश्वास के साथ जंगल के अंदर कदम बढ़ा दिया। हाँ, अब मैं जंगल में तो आ गया, लेकिन अब जाऊं तो जाऊं किधर? नरेश अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे पीछे से एक कमजोर कांपती हुई आवाज सुनाई दी। बेटा सुनो, इधर पीछे देखो। बूढ़ी महिला की आवाज सुनते ही नरेश चौंक कर पीछे मुड़ा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला जमीन पर गिरी हुई थी। बिना देर किए वो उनकी ओर बढ़ा। हाँ, अरे 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 अरे, अम्मा, आप नीचे कैसे गिर गईं?
ओहो, आपको इन लकड़ियों को उठाने की भला क्या जरूरत थी? देखिए, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, भगवान की कृपा से एक बार फिर बच गई। क्या करूं, अब बूढ़ी हो चली हूं, ऐसे मुश्किल काम मुझसे नहीं होते। लेकिन ये लकड़ियां नहीं ले जाऊंगी तो खाना कैसे बनाऊंगी? अच्छा रुको अम्मा, मैं आपकी मदद करता हूं। चलिए 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 चलिए, चलिए, मैं इन्हें आपके घर तक छोड़ आता हूं। लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रही हैं, बताइए। क्या करूं बेटा, मैं तो हमेशा से यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है। थोड़ी दूर आगे मेरी एक कुटिया है, वहीं मैं रहती हूँ। हाँ ठीक है अम्मा, मैं आपके घर तक लकड़ियां रखाता हूं। चलिए। नहीं नहीं, रहने दो बेटा, मैं खुद ही इन्हें उठा ले जाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हो अम्मा, मैं हूं ना। चलो चलो चलो, बस मुझे अपनी कुटिया का रास्ता बताओ, मैं इन्हें लेकर चलता हूं। नरेश की बात सुनकर इस बार बूढ़ी महिला कुछ नहीं कहती और चुपचाप आगे बढ़ने लगती है। नरेश भी लकड़ियां उठाकर उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ देर बाद दोनों एक पुरानी कुटिया के सामने खड़े थे। अम्मा, आप यहां रहती हो? हो, आपकी झोपड़ी तो बहुत पुरानी हो गई है। बारिश के समय तो अंदर पानी गिरता होगा। अब मैं क्या करूं बेटा, मेरे पास रहने के लिए बस यही एक घर है। अच्छा अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके घर की मरम्मत कर देता हूं। नहीं बेटा, रहने दो, मैं जैसे तैसे इसी में रह लूंगी। आहा अम्मा, आप चिंता क्यों करती हो? मैं थोड़ी देर में ही इसे ठीक कर दूंगा ना। हाँ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है करो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तुम मेरी मदद कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारी एक मदद कर देती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी महिला नरेश के माथे पर अपना हाथ फेराती है। अचानक उसकी हथेली से एक चमकदार सफेद रोशनी निकलती है और नरेश के शरीर में समा जाती है। बेटा, मैंने तुम्हें एक शक्ति दी है जिससे तुम जानवरों से बात कर सकोगे। अब अपना काम करो और मुझसे कोई सवाल मत करना। मुझे पता है कि तुम यहाँ जादूगर खंडाला को ढूंढने आए हो। इतना कहकर बूढ़ी महिला खाना बनाने चली जाती है। क्या सच में? मैं अब जानवरों से बात कर सकता हूं? अरे ठीक है, मैं एक बार आजमा कर देखता हूं। नरेश वहीं पास में बैठे एक खरगोश से बात करने की कोशिश करता है। ए खरगोश, सुनो, इधर आओ। नरेश के बुलाने पर खरगोश उसके सामने आ जाता है और कहता है, क्या है, क्यों बुलाया? क्या तुम्हें उस बूढ़ी अम्मा ने ये शक्तियां दी हैं? हाँ हाँ। लेकिन ये बताओ, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? मुझे क्यों नहीं पता होगा, उन्हें तो पूरा जंगल जानता है। अच्छा हुआ जो उन्होंने तुम्हें ये शक्ति दी। अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए तो बस एक आवाज दे देना, जंगल के सारे जानवर तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। खरगोश की बात सुनकर नरेश बहुत खुश हो जाता है और टूटी हुई झोपड़ी की मरम्मत में लग जाता है। कुछ देर बाद झोपड़ी पूरी तरह ठीक हो जाती है। हाँ चलो, ये काम तो हो गया। अब मैं अम्मा से विदा लेकर चलता हूं, मुझे राजकुमारी को बचाने भी जाना है। हाँ। इतना कहकर नरेश बूढ़ी अम्मा को आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुनकर बूढ़ी महिला वहां आ जाती है। ये लो अम्मा, तुम्हारी झोपड़ी एकदम नई हो गई है। अब आप यहां ठीक से रह सकती हो। और अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अब जाना होगा राजकुमारी को बचाने के लिए। ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो, लेकिन जहां तुम जाना चाहते हो उससे पहले दक्षिण की ओर जाओ। वहां एक घर मिलेगा और उसके अंदर तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुम्हारे मकसद को पूरा करने में मदद करेगी। लेकिन ध्यान रखना, वहां सावधानी से जाना। ठीक है अम्मा, तो फिर पहले मैं वहीं जाऊंगा। आशीर्वाद दो और प्रणाम स्वीकार करो। नमस्ते।
इतना कहकर नरेश दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ता है और रास्ते में चलते हुए मन ही मन सोचने लगता है, हाँ, आखिर इस बूढ़ी अम्मा ने मुझे कहाँ जाने को कहा है और वहां मुझे क्या मिलेगा जो मेरी मदद कर सकता है। अभी नरेश ये सोच ही रहा था कि तभी उसे दूर एक पुराना मकान दिखाई देने लगा। उस मकान को देखकर नरेश थोड़ा ठिठका, लेकिन फिर उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ने लगा। ओ, यही होगा वो घर जिसके बारे में बूढ़ी अम्मा ने बताया था। लेकिन अंदर क्या होगा? क्या सच में यहां मुझे कोई मदद मिलने वाली है? नरेश थोड़ा रुककर मकान को ध्यान से देखते हुए, जो भी हो, अब तो यहां तक आ ही गया हूं तो अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। नरेश थोड़ा हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस पुराने मकान की ओर बढ़ता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम नरेश है। मुझे यहां बूढ़ी अम्मा ने आने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि यहां मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो मेरे मकसद को पूरा करने में मेरी मदद करेगा। ओह, तो तुम उसी राह पर आए हो जिसका इंतजार था। लेकिन क्या तुम तैयार हो जो यहां मिलेगा उसे स्वीकार करने के लिए? जी हां, मैं यहां अपनी राजकुमारी को जादूगर खंडाला से बचाने के लिए आया हूं और यही मेरा मकसद है। ये जादुई तलवार, क्या ये सच में जादूगर खंडाला को हरा सकती है? हाँ, लेकिन याद रखना, तुम्हें इसे सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। अगर तुमने गलती की तो तुम्हारे पास कोई और मौका नहीं रहेगा। समझ गए? हां, मैं बिल्कुल समझ गया और मैं इसे बहुत सोच समझकर और सही समय पर इस्तेमाल करूंगा। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जाओ और अपने मकसद को पूरा करो, लेकिन रास्ते में सतर्क रहना, क्योंकि जादूगर खंडाला को खबर मिल सकती है कि तुम आ रहे हो, है ना? जाओ। जी हां, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अब मैं राजकुमारी को बचाने के लिए निकलता हूं। इतना कहकर नरेश जादूगर खंडाला के महल की ओर रवाना हो जाता है। कई दिनों के लंबे और कठिन सफर के बाद आखिरकार वो खंडाला के भयानक महल के सामने पहुंच जाता है। महल का विशालकाय रूप और उसके चारों ओर फैला अजीब सा सन्नाटा किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। नरेश ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर महल की ओर कदम बढ़ाया। ओह, मैं यहां तक तो आ गया, लेकिन अंदर कैसे जाऊं? दरवाजे तो बाहर से बंद हैं। चलो, एक बार खोलने की कोशिश करता हूं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें मेरी 2 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। हां, ठीक है, पूछो अपनी पहेली। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मैं प्रभावित हुआ। ठीक है लड़के, सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में जाने के बाद भी गीली नहीं होती? बताओ। अब इसका जवाब है परछाई। परछाई कभी गीली नहीं होती। शाबाश लड़के, शाबाश। चलो, अब तुम मुझे दूसरी पहेली का जवाब दो। चलो बताओ। कटूं मैं, मरूं मैं, रोऊं तुम, तो क्या करूं मैं? बताओ, कौन हूं मैं? और नरेश इस पहेली का जवाब भी बड़ी आसानी से दे देता है। इसका जवाब है प्याज। जैसे ही नरेश ने अपना उत्तर दिया, जादूगर खंडाला का महल जोर जोर से हिलने लगा। कुछ ही क्षणों में महल का विशाल दरवाजा तेज धमाके के साथ टूटकर गिर पड़ा। जंगल के सभी जानवरों, मेरी मदद करो! नरेश की आवाज सुनते ही जंगल में हलचल मच जाती है और सभी जानवर जादूगर के सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है।
कुछ देर की भीषण लड़ाई के बाद जानवर मिलकर जादूगर के सैनिकों को हरा देते हैं। तभी जादूगर खंडाला खुद प्रकट होता है और अपनी काली शक्तियों से आग की लहर छोड़ता है। आग की भयंकर लपटें देखकर सभी जानवर डरकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी जादूगर खंडाला, अब तेरा अंत आ गया है। अब मैं तुझे मार डालूंगा। इतना कहकर नरेश जादूगर खंडाला पर टूट पड़ता है। वो अपनी जादुई तलवार से जोरदार हमला करता है और एक ही वार में खंडाला को परास्त कर देता है। जल्दी बता, तूने राजकुमारी को कहाँ कैद किया है? बता। रुको 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 रुको, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हें। जादूगर खंडाला नरेश को राजकुमारी के पास ले जाता है। नरेश राजकुमारी चंद्रा को सारी बातें बताता है और फिर जादूगर को उसी के कारागार में हमेशा के लिए कैद कर देता है। राजकुमारी, अब हमें अपने राज्य लौटना चाहिए। चलिए। धन्यवाद नरेश, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपकी सदैव ऋणी रहूंगी। इसके बाद दोनों अपने राज्य लौट जाते हैं। महाराज अपने दिए वचन के अनुसार राजकुमारी चंद्रा और नरेश का विवाह धूमधाम से करवाते हैं।